हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। आज क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास की अध्याय 2 में भाग 2 को लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम घरेलूकरण की प्रक्रिया से शुरू करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। घरेलूकरण की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। इन दांतों को देखो, उनमें से कौन से जंगली सूअर का है और कौन से पालतू सूअर का, जो अभी फिगर में दिखाया गया है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वैसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन है? तो गेहूं तथा जौ। उसी तरह पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कुत्ते, फसल में गेहूं जौ, जानवर में कुत्ते, अब फिर कुत्तों के बाद पूछ दे तो भेड़ बकरी, कुत्तों के बाद भेड़ बकरी। अब चलिए शुरू करते हैं। एक नवीन जीवन शैली, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने, बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। देखिए यहाँ बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए अनाज के ये उपयोग थे 4 प्रकार में। कैसे कैसे? पहला था बीज के रूप में, एक खाद्य के रूप में, फिर उपहार के रूप में और भंडारण के लिए ये अनाज के उपयोग थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों
में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और इनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। चलिए आगे चलते हैं। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। तो पशुपालन किस से क्या हमें होता है? भोजन के भंडार। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 में जैसा आपने देखा था, मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो कृषक और पशुपालक जो थे वो कृषक पशुपालक, इनमें सबसे यदि बात किया जाए तो महत्वपूर्ण कहाँ, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र के आधुनिक कश्मीर, पूर्वी और दक्षिणी भारत। चलिए आगे चलते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। कैसे? जले हुए अनाज। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दोनों दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। ठीक है। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं। अब अस्थायी जीवन की ओर। अब क्या हुआ? अब ये लोग अस्थायी जीवन की ओर चले। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर। बुर्जहोम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। तो प्रश्न यहाँ से बन जाए कि गड्ढे के नीचे घर कहाँ के लोग बनाते थे? तो वर्तमान कश्मीर में बुर्जहोम के लोग। इन्हें क्या कहा जाता था? तो जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो गड्ढे के नीचे बने घर को क्या कहा जाता था? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। कहाँ का माना गया है? नवपाषाण युग का। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है।
उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसा कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं। ये देखिए यही है। फिर आगे चलते हैं। नवपाषाण युग के पुरा स्थल। अब बात आती है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, कब मिले हैं? तो नवपाषाण युग के। नवपाषाण युग के कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो कपड़े बुनने के लिए किस प्रकार के पौधे उगाए गए? कपास के। ठीक, ये सब नवपाषाण युग की बातें हैं। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहु जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट जगह है, इसको देखते हैं। मेहरगढ़ मानचित्र 2 में हम आपको बताए थे मेहरगढ़ के बारे में। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते होते थे। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो सबसे पहले जौ गेहूं और भेड़ बकरी का पालन कहाँ हुआ? मेहरगढ़ में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां हैं। तो किस जंगली जानवर? तो हिरण और सूअर। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। किस प्रकार के घर हैं? तो चौकोर और आयताकार। ध्यान रखिएगा, चौकोर और आयताकार। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। तो ध्यान रखिएगा, 4 या उससे ज्यादा। कहीं प्रश्न पूछ सकता है 2 या उससे, 1 या, तो 4 या उससे ज्यादा, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मा जाते थे। क्या हो जाते थे? सम्मान जताते हैं। सम्मान पूरा लाइन है। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। मेहरगढ़ में कई ऐसे कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मृतक के साथ बकरी को दफनाने की प्रक्रिया कहाँ थी? तो मेहरगढ़ में। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब जो है ये कल्पना है कि तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ से हमारा सेशन अब समाप्त होता है। ये प्रश्न है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पूरी आपकी NCERT 6, 7, 8 प्रत्येक विषय की कंप्लीट कराया जाए। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।